गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन तक सारा कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी वाली सीक्वेंसिंग को हम फॉलो कर रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में एक्चुअली क्या होता है, एक वीडियो हम जैसा कि आपने देखा है अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो अच्छे से देखी होगी। और एक्सरसाइज नंबर 6.2 मैंने आपको आई थिंक होमवर्क भी दिया था। आई होप आप सभी लोगों को वो समझ में आया होगा और आपने होमवर्क किया होगा। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन हमने करना सीख लिया एक फंक्शन का। और ध्यान देना, अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा है वो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद वन वेरिएबल सीखा है। सपोज एक फंक्शन लेते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ ए सर्कल आप सोचिए किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। सो अगर एरिया को मैं डिनोट करूं ए से, सो ए इज ए फंक्शन ऑफ आर। ए इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड ए एज ए फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अ फंक्शन इन वन वेरिएबल। ओके, सपोज एरिया ऑफ ए स्क्वायर whose length is x centimeters. So area is equal to x square. It is also a function in one variable. Okay, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन इन वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक वेरिएबल पे डिपेंड करे तो उसको बोलते हैं फंक्शन इन वन वेरिएबल। और रियल फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इमेजिनरी फंक्शंस नहीं। रियल फंक्शंस वो फंक्शंस जिनमें डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स रियल होते हैं। ओके, इमेजिनरी नहीं होते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो अभी तक हम डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हैं कि भाई किसी भी फंक्शन इन वन वेरिएबल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, फोर वेरिएबल्स, इन जनरल एन वेरिएबल्स, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन करना जब हमने सीख लिया तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि इस डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए एक बहुत वास्ट डोमेन आपके लिए ओपन है। सपोज करिए फिजिक्स में जैसा कि आप देखते हैं कि एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है वो फंक्शन किस चीज़ का होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। अगर C कॉन्स्टेंट है, C को अगर हम एज ए कॉन्स्टेंट लेते हैं तो Q इज ए फंक्शन ऑफ V, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्ज होगा। ओके, एक इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर V जो फंक्शन है वो है, अगर L को हम कॉन्स्टेंट ले लें तो डी आई बाई डी टी का। ओके, अगर डी आई बाई डी टी को हम एक न्यू वेरिएबल सपोज कर लें, सपोज करिए डी आई बाई डी टी को हमने एक न्यू वेरिएबल मान लिया V, या फिर V नहीं तो U मान लो, स्मॉल u। ओके, सो V इज इक्वल टू L इंटू स्मॉल u। U इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी को अगर एक वेरिएबल मान लें तो ये भी फंक्शन इन वन वेरिएबल है, ना कि फंक्शन इन टू वेरिएबल। आपको देख के लग सकता है कि डी आई बाई डी टी तो आई करंट हो गया, टी टाइम हो गया, दो वेरिएबल्स आ गए। नहीं, डी आई बाई डी टी को हमने एक वेरिएबल माना हुआ है। सो वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये भी है फंक्शन इन वन वेरिएबल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फंक्शन इन वन वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करना हम सीख चुके हैं, बड़ा आसान है। पोलिनोमियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू द पावर एन, अगर है तो एन बाहर आ जाता है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना जानते हैं, लोगैरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना जानते हैं। और डिफरेंशिएट हम केवल डिफरेंशिएबल फंक्शंस को करते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शंस वो फंक्शंस जो कि बिल्कुल स्मूथ होते हैं। ओके, आई होप, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, पर वीडियो है, आप उसे स्लो करके भी देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो डिफरेंशिएट आप केवल स्मूथ फंक्शंस को कर सकते हैं जिसमें कोई शार्प कॉर्नर नहीं आता। जैसे y इक्वल टू मोड एक्स, तो y इक्वल टू मोड एक्स जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया क्योंकि वहाँ पे शार्प कॉर्नर आता है। ओके, डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है, इसका ये मतलब है कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन में एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। ओके, टेंजेंट केवल और केवल एक ही है उस पॉइंट पे, एक से ज़्यादा टेंजेंट्स नहीं है। सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि भाई y इक्वल टू मोड एक्स है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं आपको शो करने की। देखिए y इक्वल टू मोड एक्स, एक मिनट बस। y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे है ना। और ये जीरो पर अगर हम देखें
तो जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाते हैं तो एक टेंजेंट बन रही है जिसका स्लोप है -1, और जीरो से थोड़ा सा राइट साइड में जाते हैं तो एक टेंजेंट बन रही है जिसका स्लोप है +1। तो एक्चुअली जीरो पर दो टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर गई, इसलिए हम बोलते हैं y इक्वल टू मोड x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इन द सेम वे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देखते हैं या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखते हैं तो वो दोनों भी नॉन डिफरेंशिएबल होंगे एट x इक्वल टू इंटीग्रल पॉइंट्स, बिकॉज डिसकंटिन्यूस हो गए। डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, मूविंग ऑन। उसके बाद अगर हम बात करें चेन रूल की, तो चेन रूल में क्या होता है कि अगर एक फंक्शन कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है, f ऑफ gx लिखा हुआ है, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक साइन एक्स लिखा हुआ है और एक एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दो फंक्शंस का कंपोजिशन यहाँ पे किया हुआ है। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका डेरिवेटिव आएगा y इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आपने एनसीईआरटी लेवल से उसको कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, पहले एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज तक सारा सॉल्व कर लीजिए, कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो पूछ के दूर करिए, और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पकड़िए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो बात कर रहे थे हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की। तो मैंने आपको बताया कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो ज्योमेट्रिकली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैथमेटिकली तो हमने देख लिया उसकी नोटेशन जो हमको लेबनिट्स ने दी थी, dy बाई डी एक्स। ओके, अगर ज्योमेट्रिकली हम देखें या फिर फिजिकली हम देखें तो वो एक्चुअली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज़, dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट gives the slope of the tangent at that point। किसी भी फंक्शन में अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0 पे उसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमको उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट वो लाइन जो कर्व को केवल एक पॉइंट पे जस्ट टच करते हुए पास करे, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। ऑलराइट, जैसे अभी मोड x के केस में देखा, अगर इसको मैं इस किसी पॉइंट पे, यहाँ किसी पॉइंट पे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो अगर इस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स, तो देखिए वैल्यू आएगी -1। और -1 क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो ऐसे ही बन रही है, ऐसे टेंजेंट बन रही है और इस टेंजेंट का स्लोप है -1। ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करूँ तो टेंजेंट का स्लोप बन रहा है +1। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, differentiation at a point gives the value of the slope of tangent at that point. First meaning, first geometrical meaning. Second meaning of dy by dx is this, that dy by dx gives the rate of change of y with respect to x at that point. dy by dx gives the rate of change of y with respect to x at that point। y x के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से चेंज कर रहा है वही होता है dy बाई डी एक्स। ओके, dy अपॉन डी एक्स को आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हो। डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x that is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। dy by dx को आप डेल्टा y भी लिख सकते हो, y2 minus y1 upon x2 minus x1। लेकिन डेल्टा y जो होता है वो एक्चुअली एक लार्जर इंटरवल होता है। जैसे अगर सपोज करिए एक फंक्शन ऐसे बना हुआ है, तो इस फंक्शन में अगर हम एक बड़ा सा इंटरवल ले लें, बड़ा मतलब जहां पर आपका जो कर्व है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से चेंज हो चुका है। ओके, अब इस लाइन को आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से उस जोन में चेंज हो चुका है। और मैं थोड़ा इसको क्लियरली बनाता हूं, जैसे कुछ ऐसे देखिए आप, ये नीचे वाला देखिए। अब ये जो फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर्व की तरह चेंज हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह चेंज नहीं हुआ। तो ये जो
वैल्यू है ये डेल्टा y है और ये वैल्यू डेल्टा x है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, dy एक्चुअली क्या होता है, dy में ये जो y2 पॉइंट है, देखिए मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, x2 कोमा y2, x1 कोमा y1। सो y1 यहाँ पर है और y2 यहाँ पर है। dy में क्या होता है, ये y2 और y1 हम बिल्कुल क्लोज ले लेते हैं। ओके, x1 x2 के बिल्कुल क्लोज हो गया तो ऑटोमेटिकली y2 y1 के बिल्कुल क्लोज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो dy बाई dx और डेल्टा y बाई डेल्टा x में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि ये वाली जो वैल्यू है ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है और ये वैल्यू बिल्कुल छोटी वैल्यू है। अगर अप्रोक्सीमेटली हम बात करें अभी के लिए तो डेल्टा y और dy को हम करीब करीब सेम मान लेते हैं। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट पॉइंट y2 अप्रोचेज y1, लिमिट y2 अप्रोचेज y1। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, आई थिंक इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि dy बाई dx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट y2 अप्रोचेज टू y1। छोड़ो आप इस बात को, बिल्कुल ध्यान मत दो। जो ध्यान देने वाली बात है वो एक तो ये है कि जो dy बाई dx होता है दैट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ध्यान देने लायक जो दूसरी बात है वो ये है कि dy बाई dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिमिट पॉइंट 2 अप्रोचेज पॉइंट 1। पॉइंट 2 पॉइंट 1 के बिल्कुल क्लोज है और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही dy बाई dx के इक्वल है। यानी कि जो dy बाई dx है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y कितना चेंज हुआ अपॉन x कितना चेंज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, y कितना चेंज हुआ अपॉन x कितना चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। एक बार आप एनसीईआरटी बुक से इसकी रीडिंग लगाना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज 6.2 में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, या फिर इन जनरल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज नंबर 6.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 and we have to show that this function fx is strictly increasing। strictly increasing functions में f dash x हमेशा greater than 0 आता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो dy बाई dx यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा पॉजिटिव आता है। मतलब अगर आप ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y1 मान लो और ये y2 मान लो, अगर आपने x2 को लिया है ग्रेटर देन x1 यानी कि आपने x की वैल्यू को इंक्रीज किया है, तो उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हुई है ना, dx dy। अगर dx आपने पॉजिटिव लिया है तो dy भी आपका पॉजिटिव आया है, इसलिए dy बाई dx ओवरऑल पॉजिटिव आया है। और हमने बोला है कि जो फंक्शन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि हमेशा dy बाई dx पॉजिटिव रहता जा रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी आप टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, तो आप बोलेंगे f डैश x इज इक्वल टू 3 और 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ट्राई कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सभी सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, हर एक में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, और हमको वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दोस्तों, इस वाले चैप्टर में हम नेचर ऑफ क्यूबिक नाम से एक वीडियो पढ़ेंगे, और नेचर ऑफ क्यूबिक में मैं आपको बताऊंगा कि एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। अभी के लिए आप बस इसमें इतना देखिए कि आप fx इसको मान लीजिए, लेट fx इज इक्वल टू दिस, सो f डैश x फाइंड आउट करिए।
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस 6, सो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, और इसके फैक्टर्स बन गए तो एफ डैश एक्स आ गया, दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब ये मैंने आपको वेवी कर्व नाम की एक वीडियो बताई थी, वेवी कर्व नाम से एक कॉन्सेप्ट बताया था, और उसमें आप डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से फटाफट देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस प्लस, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन एक्स छोटे वाले नंबर से छोटा और बड़े वाले नंबर से बड़ा होगा। सो माइनस इन्फाइनाइट से -2 यूनियन 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें -2 और 3 पर आप चाहें तो क्लोज्ड इंटरवल भी ले सकते हैं, चाहे तो ओपन इंटरवल भी ले सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। ओके, क्योंकि एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, तब भी हम बोलेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ये जो इंटरवल बच गया -2 से लेकर 3 तक, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आई होप ये अब एक्सरसाइज 6.2 में आप क्वेश्चंस कर लेंगे। और भी कोई क्वेश्चन आप चाहे जो मैं सोल्व करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, इस फंक्शन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में आपको और भी बताऊंगा। एक बार मैं चाहता हूं आप अपनी साइड से, जिन लोगों ने ये एक्सरसाइज सोल्व नहीं करी है, प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सोल्व करें, फिर इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो डाउट्स आएंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी आप जरूर सोल्व करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 6.2 को आप अच्छे से सोल्व कर लीजिए। एक दो पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाहता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड। 6.1 और 6.2 एनसीईआरटी से अभी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो dy/dx होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। इसका यूज कैसे करेंगे? सपोज करिए एक फंक्शन है एरिया ऑफ ए सर्कल विच इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, एरिया a इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं ऐसे फॉर्म करूं कि भाई एक सर्कल है जिसका एरिया आपको बताना है कि किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। चेंज को पॉजिटिव हम जब बोलते हैं जब y2 इज ग्रेटर देन y1 व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं। अगर आपने x को बढ़ाया तो y भी बढ़ रहा है, तो dy/dx आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपने x को डिक्रीज किया और y भी डिक्रीज हो गया, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि x को डिक्रीज करने से भी y डिक्रीज हो रहा है, x को इंक्रीज करने से y इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने अगर x को इंक्रीज किया और y डिक्रीज हो गया, तो आप बोलेंगे dy/dx इज नेगेटिव। या फिर आपने x को डिक्रीज किया और y इंक्रीज हो गया, तो आप बोलेंगे dy/dx इज नेगेटिव। ठीक है, शॉर्टकट में दोबारा से बताता हूँ, x को इंक्रीज करो, उसके कोरस्पॉन्डिंग y अगर इंक्रीज हो रहा है तो dy/dx पॉजिटिव है। x को इंक्रीज करो और y अगर डिक्रीज हो गया तो मतलब dy/dx नेगेटिव है। इसी के बेसिस पे हमने इंक्रीजिंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शंस को स्टडी किया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। सपोज करिए मैं आपसे बोलता हूं कि एक सर्कल है जिसका एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है या किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये आपको बताना है, सच दैट जिस टाइम पर उसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आई रिपीट माई क्वेश्चन, आपको बताना है कि एक सर्कल का एरिया कितने रेट से चेंज कर रहा है जब उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और रेडियस इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आइए ये वीडियो देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन कि एरिया ऑफ ए सर्कल वो पाई आर स्क्वायर है
आप चाहें तो इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, a एज ए फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल है, इसका रेडियस r है और एरिया दिया हुआ है पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस एक इंस्टेंट पर 10 सेंटीमीटर है और रेडियस चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। आइए देखते हैं इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें लिखिए सॉल्यूशन a एज ए फंक्शन ऑफ r। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी एक स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। a एज ए फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इंप्लाइज दैट a डैश r या फिर dAr बाई dt, जो दोनों में से जो नोटेशन आपको ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हैं। a डैश r इज इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, पाई एज इट इज रह जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी। अगर हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो डी आर बाई डी आर नहीं लिखते, वो 1 हो जाता। अभी हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसलिए डी आर बाई डी टी भी लिखेंगे। नाउ a डैश r इज इक्वल टू 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी। 10 सेंटीमीटर, आपको जरूरी नहीं है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, कोई जरूरी नहीं है, सेंटीमीटर में ही चलने दीजिए। सो a डैश व्हेन r इज इक्वल टू 10, यानी कि a डैश 10 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी उसने बोला हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया अपना a डैश 10 की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 2 टू 4 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। ऑलराइट, ओके ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम और बना सकते हैं, जैसे सपोज करिए एक स्फेरिकल बलून है हमारे पास जिसमें हवा अंदर पंप करी जा रही है, ठीक है। हवा पंप करने का जो रेट है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून इज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक बलून है और बलून के अंदर हवा पंप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हवा पंप करने की जो यूनिट होगी वो डेफिनेटली वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम अपॉन टाइम, कि भाई कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने पंप कर दी और कितने टाइम में पंप कर दी। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से उस बलून में हवा भरी जा रही है। ओके, और एक इंस्टेंट था जब रेडियस ऑफ द बलून हो गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बलून इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द बलून क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आइए देखते हैं इस वीडियो को। हाँ जी, क्वेश्चन दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून। सो v एज ए फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू, वी नो दैट इट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। एक बलून है जिसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है v डैश r, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, r की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें। सो v डैश r अगर हम इसे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एग्जाम में लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी गेट दैट v डैश r इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r का डिफरेंशिएशन dr बाई dt। 3 से 3 कट गया, दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू वी डैश आर। स्टूडेंट्स, अब आप इसमें r की वैल्यू पुट कर दीजिए और v डैश r की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको डी आर बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस पहले क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेना है इन टर्म्स ऑफ द रेडियस और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड में हर साल इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, चाहे कितने भी मार्क्स का है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से क्वेश्चन जरूर आता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक रखी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का एक क्वेश्चन नंबर हम और डिस्कस करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। जो मेरे पास बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बोल रहा है कि एक पाइप में से सैंड को गिराया जा रहा है और सैंड गिराने की जो रेट ऑफ वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सैंड, एक सेकेंड में कितनी वॉल्यूम डाल रहे हैं, 12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सैंड डाल दी जा रही है और वहाँ जिस जगह वो सैंड गिर रही है एक कोनिकल ऐसे पहाड़ बनता जा रहा है। कोन की शेप में, आपने भी देखा होगा, अगर ऐसे मुट्ठी में सैंड लेकर उसको नीचे गिराओगे तो नीचे कोनिकल शेप में एक ऐसे पहाड़ बनने शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि इस कोनिकल जो पहाड़ है, ये जो कोनिकल जो पहाड़ बन रहा है कोन की शेप में, इसकी जो हाइट है वो हमेशा उसके रेडियस से 1/6 है। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। उसने ये इंफॉर्मेशन क्यों दी हमको कि जो हाइट है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें दो वेरिएबल आ गए, एक आर और एक एच। हमको एक वेरिएबल को जरूर एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि हम डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन वन वेरिएबल केवल पढ़ते हैं। इसीलिए उसने बोला दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ताकि अब आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में से एच को हटा सकें और आर की टर्म्स में उसको लिख सकें। ओके, अब ये दोबारा से हमारा पहले जैसे क्वेश्चन बन गया। उसने आगे आपसे पूछा हुआ है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी स्पीड से इंक्रीज करी होगी, तो आपको इसमें रेडियस को 6h पुट करना होगा, r इज इक्वल टू 6h। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए स्टूडेंट्स करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो एक काम आपको ये करना है कि एक रफ डायग्राम जरूर बना लेना है। अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़े सिंपल हैं, आगे चल के और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलकुलस के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप एलिमेंट्स या फिर आर.डी. शर्मा बुक्स भी इनमें से कोई एक सोल्व करें। बहुत बेनिफिट होगा आपको उसका, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए, ये हाइट है h और ये जो रेडियस है ये है r। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम v दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, इसीलिए ताकि ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए उसने कंडीशन दी हुई है कि r/6 इज इक्वल टू h। अगर वो आपसे dr/dt पूछता तो आप h की जगह r वाली टर्म पुट कर देते, लेकिन अभी उसने बोला हुआ है कि हाइट जब 4 सेंटीमीटर है तो बताइए dh/dt की वैल्यू कितनी होगी। तो हम इस वाली इक्वेशन में से r को हटाना चाहेंगे, हटा देते हैं। वैल्यू हमको गिवन है 6h होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। सो वॉल्यूम v इज इक्वल टू, ये बन गया 36/3 12 पाई h क्यूब। ऑलराइट, नाउ we will differentiate this function with respect to time. Differentiate with respect to time. dv by dt is equal to 12 pi into 3h square into dh by dt. Okay, now dh by dt हमको बताना है और dv by dt की वैल्यू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। दैट इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू 4 गिवन है, सो 4 इंटू 4 16 इंटू डी एच बाई डी टी। 12 से 12 कट गया, देयर फोर डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास आ गया 1/48 पाई। ओके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे देता है कि रेवेन्यू की आपको एक इक्वेशन दे दी, r एज ए फंक्शन ऑफ x,
या फिर f एज ए फंक्शन ऑफ x और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी या फिर क्यूबिक इक्वेशन दी, और फिर आपसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू वो पूछ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और उस पॉइंट पर उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, जैसे ये एग्जांपल नंबर 6 हमको गिवन है, Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और हमसे पूछा हुआ है कि ये तो उसने दिया हुआ है रेवेन्यू और x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। अब पूछता है मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू बताइए जब x इक्वल टू 5 होगा, और उसने बता दिया यहां पर वेयर मार्जिनल रेवेन्यू, by marginal revenue we mean that the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold। तो ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो इसमें आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिल्कुल नहीं करना है, वहां पर आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवेन्यू दिया हुआ है और मार्जिनल रेवेन्यू पूछा हुआ है तो आपको डिफरेंशिएट करना है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में। सो आर डैश एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 36। अब यहां पर साथ में dx बाई dt हमको नहीं करना है। ऑलराइट, r डैश एक्स से हमारा मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, r डैश एक्स इज इक्वल टू dr बाई dx। जैसे अगर fx को हम डिफरेंशिएट करें और लिखते हैं f डैश एक्स तो उसको हम ये बोलते हैं ना भाई dy बाई dx, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ऑलराइट, नाउ हमको r डैश एक्स की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल टू 5। सो एट x इक्वल टू 5 में हम x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 6 इंटू 5 प्लस 36, 6 5 हो गया 30 प्लस 36 एंड दैट इज इक्वल टू 66। ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें यूनिट जरूर लगा देना लास्ट में। जैसे उसने बोला हुआ है द रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू इज ₹66 पर यूनिट। ऑलराइट, ₹66 पर यूनिट, ये आपको जरूर लिख देना है। ओके, नाउ अब आप एक्सरसाइज नंबर 6.1 को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपको ये 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक बार अपनी साइड से सॉल्व करके देखने हैं। चाहे तो आप रफ नोटबुक में सॉल्व करिए, चाहे आप फेयर नोटबुक में सॉल्व करिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप अपनी साइड से एक बार जरूर सॉल्व करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे जब हम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू स्टडी करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कैलकुलस की हेल्प से आप बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एकदम सिंपल करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, कैलकुलस का यूज़ आप रेंज में कर सकते हो, 1-1-on-2 फंक्शंस में कर सकते हो। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ओके, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो कैलकुलस आपका टॉपिक है, एक्चुअली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये खासियत है कि कैलकुलस हमको पहले पढ़ा दिया जाता है। ओके, तो इसलिए जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपको कैलकुलस वहाँ का इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें कैलकुलस थोड़ा बाद में आता है और अचानक हाई लेवल का कैलकुलस आता है। इंटीग्रेशन इन डबल वेरिएबल्स, वॉल्यूम इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन इन मल्टीपल वेरिएबल्स, उस तरह से रहता है। आपको बहुत सिंपल करके हम कैलकुलस पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी बुक में एक बहुत कॉन्साइज और प्रिसाइज थ्योरी दी गई है। आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए और अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं 1-2 पॉइंट्स आपको और बताना चाहूँगा पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से हटके। एक्सरसाइज आप 6.1 एंड 6.2 दोनों सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो डाउट्स हैं डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए, और ये करने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर भी मूव ऑन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एथिक एंड सेकंड डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स, अगर आप एक अच्छा वर्क एथिक डेवलप कर पाते हैं तो आप यूँ मान लीजिए कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है या फिर कोई भी ऐसा गोल या टारगेट नहीं है जो आप अचीव ना करने पाएँ। वर्क एथिक क्या है? देखिए, मैं वर्क एथिक का आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी स्टूडेंट लाइफ में वर्क एथिक क्या है? सपोज करिए अभी लॉकडाउन है, नहीं सपोज क्या करिए लॉकडाउन तो है ही, लेकिन सपोज करिए कोई एक स्टूडेंट है जिसने अभी तक
जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं सारी वीडियोस एकदम ध्यान से देखिए। जितने भी असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं सारे असाइनमेंट्स उसने साफ साफ अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिए हैं। उसके जो फेयर नोट्स हैं वो एकदम साफ साफ हैं और रेगुलर हैं, कंप्लीटेड हैं। कोई भी उसका बैकलॉग नहीं है। बैकलॉग मतलब कोई पेंडिंग वर्क नहीं है कि भाई मुझे अभी फंक्शंस में 11 on 2 के क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं किए हैं या फिर कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस अभी नहीं किए हैं। ठीक है, कोई भी उसका बैकलॉग नहीं है। फंक्शंस, रिलेशंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, लिमिट सब कंप्लीट है। ओके, और जितने भी अभी टेस्ट्स होते हैं वीकेंड्स पे, वो स्टूडेंट मान लीजिए सारे के सारे टेस्ट जैसे ही देता है, अब मान लो उसके 20 में से भले ही 2 क्वेश्चन सही हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका वर्क एथिक अच्छा है तो वो क्या काम करेगा, उन 18 क्वेश्चंस को कॉपी करेगा, फ़ोन में से निकाल के अपनी नोटबुक में लिख लिया उन क्वेश्चंस को, और हर क्वेश्चन को दोबारा अपनी साइड से सोल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा और सोचेगा कि भाई इसमें और क्या किया जा सकता है, कैसे किस तरीके से इसको हम अप्रोच करें ताकि ये हो जाए सोल्व। और फिर भी मान लीजिए वो नहीं हो रहा, तो एक अगर अच्छा वर्क एथिक है उसका, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं भी सोल्व हुआ आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो सपोज करिए स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, और मैंने उसको बता दिया भाई ये ऐसा होगा, तो उसने उसको अच्छे से अपने नोट्स में कॉपी कर लिया, बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, सुबह टेस्ट हुआ और रात को 10 बजे तक उसके पास उन 20 के 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। अब आप सोचिए ये वर्क एथिक कितना अच्छा है, बजाय कि उस स्टूडेंट के जिसने 20 क्वेश्चन करे और 20 में से उसके 15 ठीक हैं और वो 5 क्वेश्चन उसने दोबारा कभी देखे ही नहीं, दोबारा कभी उनको ट्राई ही नहीं किया, उसका सॉल्यूशन उसने कॉपी ही नहीं किया। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो 20 में से जिसने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, एक ना एक दिन ये उस 15 क्वेश्चन वाले स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा। क्योंकि जिसको 15 क्वेश्चन, मान लीजिए 30 जून 2020 को सुबह 10 बजे एक स्टूडेंट को 15 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 1 जुलाई 2020 को उस स्टूडेंट को तो अब भी 15 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो वीकर स्टूडेंट था जिसके 2 ठीक थे 20 में से, उसको 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं। 1 जुलाई 2020 को 2 क्वेश्चन वाला स्टूडेंट 15 क्वेश्चन वाले स्टूडेंट से आगे है। ये वर्क एथिक की पावर है। ओके स्टूडेंट्स, वर्क एथिक और डेवलप करिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सपोज करिए उस स्टूडेंट ने सॉल्व किए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझसे डाउट्स पूछे हैं, तो आप सोचिए कि अगर ऐसा वर्क एथिक उसका है तो एक टाइम के बाद जाके उसको कितना ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का। मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये जो आपके 12th क्लास के जो नोट्स हैं ये कॉलेज लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 12th क्लास में पढ़ा और ठीक है फिर कभी काम नहीं आ रहे। मेरे 12th क्लास के नोट्स अभी पिछले साल तक मेरे पास थे, उसके बाद मैंने उनको कहीं दे दिया, तो आपको मैं दिखाता वो नोट्स। जिस चीज़ ने मुझे एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से सेपरेट करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनाया वो था वर्क एथिक। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 2 ही क्वेश्चन आते हैं 20 में से, लेकिन वो 2 क्वेश्चन मुझे 30 जून को नहीं आते, 2 क्वेश्चन केवल 30 जून को आते हैं, 1 जुलाई को मुझे 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही वर्क एथिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप वर्क एथिक अच्छा बिल्डअप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो अब टाइम आ गया है कि एक अच्छा वर्क एथिक बिल्डअप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि सुबह उठने का टाइम फिक्स करिए, खाना खाने का टाइम फिक्स करिए, नहाने धोने का टाइम फिक्स करिए, फैमिली टाइम फिक्स करिए, खेलने का टाइम फिक्स करिए, और बचे हुए सारे टाइम में पढ़ाई करिए। ओके, रेस्ट करना है रेस्ट करिए, एंटरटेनमेंट करना है एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन जब पढ़ाई की बात आ जाए तो आपको डेफिनेटली पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, 6 आवर्स पर डे आपको सेल्फ स्टडी के निकालने होंगे स्टूडेंट्स। ओके, आप आगे आने वाले 1 साल में कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारा तो लॉकडाउन था हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, या हम तो ऑनलाइन एजुकेशन से हमें पता ही नहीं था कैसे पढ़ते हैं तो इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। कोई आपकी कंप्लेंट्स नहीं सुनेगा, सब आपके मार्क्स देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कोई कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा ही होगा जो अपना डिसिप्लिन, हार्डवर्क और वर्क एथिक डेवलप करके आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कोई होगा। और मान लो आप में से कोई एक स्टूडेंट है जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए मैथ्स में,
या फिर 95 अबव मार्क्स आ गए, तो फिर जितने स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए होंगे, किसी के 60, किसी के 75, किसी के 80 या कोई फेल हो गया होगा, उन सबको एक तरफ रख दिया जाएगा, सब उसका एग्जाम्पल देंगे कि भाई देखो इसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे लॉकडाउन के बावजूद। भाई ठीक है, लॉकडाउन है तो हम इस चीज़ से फेमिलियर नहीं हैं, हमारा नुकसान हो रहा है अगर आप इस चीज़ को ऐसे सोचें तो। लेकिन ऐसे भी तो स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को ऐसे सोच रहे हैं भाई हमारा फ़ायदा हो गया, हमारा ट्रैवलिंग टाइम बच गया, अब तो हम टीचर से 24 घंटे कभी भी बात कर सकते हैं, जितनी मर्जी बात कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने आपको फ़ोन नंबर भी नहीं दिया था क्लास में, है ना, और अब तो आपके पास फ़ोन नंबर भी है, आप जितना मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस टाइम मर्जी पूछ सकते हैं। वो बात अलग है मैं कई बार बिजी हो जाता हूँ तो मैं इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन विद इन अ वीक तो मैं रिप्लाई कर ही सकता हूँ, है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप थोड़ा सा वर्क एथिक डेवलप करिए और डिसिप्लिन डेवलप करिए। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को अच्छे से सोल्व करिए, ठीक है। और जहाँ भी आपके डाउट्स आते हैं उनको आप डिस्कस करिए, और जूम ऐप पे जो क्लासेस होती हैं उनको अटेंड करिए। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी पेशेंटली, कीप वर्किंग हार्ड।